नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भाई, आज से हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 2025 के सीबीटी 1 में पूछे गए मैथ्स के पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर्स का डिस्कस करने का मेरा पर्पज है कि आपको ये सिखाना कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है, कौन सा ऐसे क्वेश्चंस होता है जो आपको स्किप करने होते हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको डील करना होता है। ठीक है भाई, साथ में मैं कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी बताऊंगा जो आपको नोट डाउन करना जरूरी है, जो कि आपकी एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। तो आज के इस पेपर में हम 5 जून 2025 के शिफ्ट 1 में पूछा गया मैथ्स का पेपर डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया, उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। तो आप सब इसका एक फॉर्मूला जानते होंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है सक्सेसिव का, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। ए आपका कितना है भाई, -15%। बी आपका कितना है, 10%। क्योंकि भाई ये 15% घटाया तो -15, 10% बढ़ाया तो +10, प्लस ए आपका -15 है, बी आपका 10 है बटा 100। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, -5 -1.5, मतलब कितना, -6.5%। तो आपका क्या हुआ, 6.5% की कमी हुई। ठीक है भाई, इसको करने का इसका एक और तरीका है जो बिना फॉर्मूले से होता है, लेकिन ये इस क्वेश्चन को अब जब आप एग्जाम में इस तरीके से डील करोगे तो ये बेहतर वे है, इसका सबसे बेस्ट वे है, सबसे जल्दी इसी से आंसर आएगा इसका। ठीक है भाई, 2 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 होल नंबर्स। देखो भाई, इस चीज के लिए आपको ये चीजें जानना जरूरी होती है कि आपके होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। तो मैं बता देता हूँ होल नंबर्स आपके क्या होते हैं। होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, हमें बोला गया फर्स्ट 14 होल नंबर्स, पहली 14 पूर्ण संख्या। अगर पहली 14 पूर्ण संख्याएं की बात करें तो कौन कौन सी हो जाएंगी, 0 1 2 3 4 और इस तरीके से 13 तक हो जाएंगी। क्योंकि 13 तक जाएंगे तो एक जीरो भी काउंट है ना, तो टोटल 14 संख्याएं हो जाएंगी। इनका एवरेज हमें निकालना है। एवरेज क्या होता है भाई, सम अपॉन टोटल, सम अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर्स कितने हैं यहाँ पे, 14। अब इन सब का हमें सम निकालना है। इनका सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 इंटू पदों की संख्या। तो इन सब का सम आ गया भाई, कितना आया, 7 इंटू 13 बटा 14, सॉरी 13, ये इनका सम आ गया। इस सम में मैं एवरेज की बात करूं तो क्या करूंगा, एवरेज निकालूंगा तो इसमें 14 का भाग दे दूंगा। तो यहाँ से एवरेज कितना आ जाएगा भाई, 6.5। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। जब आप इसको एग्जाम हॉल में डील करोगे ना, तो एग्जाम हॉल में आपको ये सब लिखने की जरूरत होती नहीं है। एग्जाम हॉल में आपको पता है भाई होल नंबर्स हैं और 14 हैं। 14 होल नंबर्स मतलब 0 से लेके 13 तक होंगे, 0 से लेके 13 तक होंगे। तो आप इसका सीधा कर दोगे 13 बट्टा 2, मतलब 6.5 आपका आंसर हो जाएगा भाई। जब होल नंबर्स की बात कर रखा होता है तो जो भी यहाँ पे नंबर्स है 14, उसमें से एक कम करो, 2 का भाग दे दो। अगर मेरे से पूछा जाता कि 15 होल नंबर्स, तो मैं क्या करता, 15 में से एक कम करता 14 और 2 का भाग दे देता, मेरा 7 आंसर हो जाता भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं भाई। 3 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी 17 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है, सी डी 9 सेंटीमीटर है, ए डी 12 सेंटीमीटर है, ए सी आपका 15 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो बेसिकली क्या है, एक ये हमें इस तरीके से कोई चतुर्भुज दिया हुआ है। इस चतुर्भुज में हमें ए बी सी डी, ए बी हमारा 17 है, बी सी हमारा 8 है, सी डी हमारा 9 है और ए डी हमारा 12 है। और साथ में एक ए सी हमें डायगोनल दिया हुआ है, ए सी डायगोनल हमारा 15 है। अब ये देखते ही मेरे दिमाग में क्या आया, मेरे दिमाग में घोड़े दौड़ना स्टार्ट हुआ और मेरे को पता लग गया कि भाई जो ये है 8 15 17, 8 15 17 का एक ट्रिपलेट बन रहा है, दूसरा 9 12 15, ये भी एक ट्रिपलेट बन रहा है। तो कुल मिला के दोनों जो ट्राइंगल है, कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी एंड जो आपका ट्राइंगल है ए डी सी, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, दोनों ट्राइंगल समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और टोटल इस चतुर्भुज का मुझे एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा और इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, दोनों का मैं सम कर दूंगा।
भाई इसका एरिया और इसका एरिया मिलके ही तो इस ये जो पूरा चतुर्भुज है इसका एरिया होगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखो जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 15, और ये हाइट कितनी हो जाएगी 8, ये कुछ भी ले लो आप। तो पहले वाले का हो जाएगा 1/2 15 × 8, प्लस दूसरे वाले का हो जाएगा 1/2 12 × 9, 12 × 9। क्योंकि देखो जो बड़ी साइड होती है ना, यहाँ पे सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ये वाला जो ट्राइंगल है आपका एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड है आपकी 17 है। तो 17 तो आपका क्या होगा भाई, आपको पता है जो 17 है आपका, ये 17 यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे इसका कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगी। इसी तरीके से ये वाला जो दूसरा आपका ट्राइंगल है, ये इस वाले ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड आपकी कौन सी है 15, क्योंकि 12 9 15 है, तो इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है 15, तो यहाँ पे 15 हाइपोटेनस होगी। तो बेसिकली जो बेस और हाइट है, बेस और हाइट इन दोनों में से कोई कोई होगा। तो बस हमें ये वाली चीज यहाँ पे निकालनी थी। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो ये कटेगा 4 बार, 15 चौकू 60, प्लस ये यहाँ से कटेगा 6 बार, 9 छकी 54, तो 4 और ये कितना हो जाएगा 11, 114 हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखो एक बार मैं और बता दूं, एक बात और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, जब आप परिपक्व हो जाओगे, जब ये चीजें आपको आ जाएगी, तो आप इसमें इतना कुछ करोगे नहीं। आप इसको सीधा क्या लिखोगे, आपको पता है भाई कि ये 8 और ये 15, जब डायग्राम बनाते ये चीज माइंड में आ जाएगी, 8 15 17, तो आप सीधा लिखोगे 1/2, पहले आप लिखोगे 8 × 15 प्लस 1/2 इंटू 12 × 9 आपका जो बन रहा था, बस ये आप कर दोगे सीधा सीधा, इसमें ये वाली चीज आप लिख दोगे भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या बोला गया, सिर्फ परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज। तो जब भी हमें परसेंटेज निकालना हो या रेशियो निकालना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस वाली जो वैल्यू दे रखी होती है इसका यूज नहीं करते हैं। इसका यूज नहीं करते हैं तो हम कैसे करेंगे भाई, क्रय मूल्य 30%, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है। अगर आपका सीपी 100 है तो एमआरपी कितना हो जाएगा भाई 130। यदि लाभ प्रतिशत 2% है, लाभ प्रतिशत 2% है, मतलब एसपी कितना होगा, सीपी पे 2% का लाभ मिल रहा है 102, भाई यही होगा। लाभ प्रतिशत 2% है, मतलब 100 रुपए की चीज खरीद के 102 में हम बेच रहे हैं। अगर उसका एमआरपी 130 था, 102 में हम बेच रहे हैं, मतलब हमने कितने का डिस्काउंट दिया, 28 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो हमें छूट प्रतिशत निकालना है। छूट हम किस पे देते हैं, एमआरपी पे। एमआरपी कितना था 130, इस पे कितने की छूट दी 28 की, इंटू करेंगे 100 से, 0 से 0 जाएगा, 280/13। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे 13 दूना 26, 13 एकम 13, 7, तो 21 पॉइंट समथिंग आपका एक ही ऑप्शन है, 21.54%। ठीक है भाई, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा कि जब एग्जाम हॉल में आप इसको डील करोगे ना, तो मैंने जो आपको बताई आपके माइंड में आ जाएगा, सीधा सीधा माइंड में आ जाएगा। और आप क्या लिखोगे कि 130 मतलब 28/130 इंटू 100, बस ये लिखोगे आप, और कुछ नहीं लिखोगे आप एग्जाम हॉल में इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं भाई 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। तो भाई जो राहुल की आयु है ना, वो उसकी डॉटर की आयु की 3 गुना है, यही बोला गया। अब से 8 वर्ष बाद, अगर 8 वर्ष बाद की बात करें तो राहुल की आयु में 8 जुड़ जाएगा। अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने। पुत्री की आयु भी 8 साल बाद भाई देखो अभी अगर डी है तो 8 साल बाद D+8 हो जाएगी। आप मान लो अगर आज आपकी एज 18 साल है तो 8 साल बाद 18 + 8 होगी ना। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा है, हमसे बोला गया अब से उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। ये हमने निकाल लिया। राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, तो बेसिकली आपके पास 2 इक्वेशन बन गई, 1 और 2। ये दोनों इक्वेशन आपको सोल्व करनी है। आप यहाँ पे आर की जगह क्या लिख दोगे, D+3, आर की जगह रखो भाई। दूसरी इक्वेशन में आर की जगह आप रख दोगे D×3, क्या लिखोगे 3D + 8 बराबर 2D + 8 दूना 16 + 5। यहाँ से आपका D बराबर कितना आ जाएगा भाई
8 और 5 13, डी बराबर 13 आ गया। अगर डी 13 है तो आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर डी इंटू 3 है, मतलब 13 इंटू 3 39 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये देखते ही मेरे माइंड में सबसे पहले आया कि मैं ऑप्शन देखूं। ऑप्शन में मेरे को दिखे सबके यूनिट डिजिट अलग अलग है, सबके यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट पे जाऊंगा, पूरी कैलकुलेशन करने से बचूंगा। पूरी कैलकुलेशन करने से बचूंगा। देखो 6 और 6 12 और 1 13, मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना है 3। भाई 17 और 6 आपका कितना होता है 23, तो इसका यूनिट डिजिट 3 है। 7 या 21, 21 का यूनिट डिजिट, भाई 21 में यूनिट डिजिट कितना है 1, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये पूरी जो चीज है ये मिला के पूरी मेरी बन रही है 1। तो 7, इसका यूनिट डिजिट कितना है 7, माइनस 1 प्लस 3, तो 7 और 3 10, 10 में से 1 गया 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 59। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कैसे यूनिट डिजिट काम करता है। अगर जब एग्जाम हॉल में इसको सोल्व करोगे आप, तो आपको ये सब नहीं करना होता। एग्जाम हॉल में आपको पता है 6 6 12 3, ये इसका 3 है, 7 या 21 1, 7 और 3 10 माइनस 1 9, आप सीधा लगा दोगे, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। इनको हम बोलते हैं पेन फ्री अप्रोच, जो आपका एग्जाम हॉल में टाइम बचाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, देखो भाई ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, कि एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है, तो बेसिकली ये जो दूरी है उसका 2/3 भाग वो तय कर चुका, और कितने टाइम में तय कर चुका 5/7 समय में। तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। देख भाई उसकी डिस्टेंस कितनी थी 519, उसमें से उसने कितनी तय कर ली 2/3 भाग तय कर ली, तो कितनी बचेगी भाई, जब 2/3 तय कर ली तो 1/3 बचेगी, तो बेसिकली इतनी तो उसकी डिस्टेंस बची। टाइम कितना था 7 घंटे, 7 घंटे का 5/7 टाइम ले लिया, मतलब कितना बचा 2/7। भाई 5/7 टाइम तो तय कर लगा चुका, कितना बचेगा 2/7, तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब मैं इसमें 3 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 3 एकम 3, 3 7 21, 3 3 9, 173/2। 173/2 का मतलब कितना हो जाएगा भैया आपका, ये ओ 1 मिनट, 173/2 मतलब 86.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा लैंग्वेज में पढ़ने में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, यदि वह 66,000 रुपए बचाती है तो उसकी आय कितनी थी। देखो भाई अगर 45% वो खर्च करती है, टोटल उसको 100% रुपए मिलते थे, 100% में से 45% खर्च कर देती थी, मतलब बचाती कितनी थी 55%। अब आपको पता है 55% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 66,000, हमसे पूछा गया उसकी आई, भाई उसकी आई हमने कितनी ली थी 100, तो आप बोलोगे सर 55 की वैल्यू 66 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो 11 से 5 बार काटोगे, 11 से 6 बार काटोगे, 5 से इसमें 20 बार काट दोगे, तो 6 दूना 12, मतलब 1,20,000 हमारा आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको सिंप्लीफाई करो। अब देखो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको क्यूब रूट ध्यान होनी चाहिए, स्क्वायर क्यूब। अगर आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है तो भाई आपको कम से कम 30 तक तो क्यूब याद होनी चाहिए, और 50 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए भाई, ये तो मिनिमम है। और इसके साथ में आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक्स आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो मेरे को दिखा 5832, 5832 दिखते ही मेरे को पता लगा कि ये मेरा 18 का क्यूब रूट है। नीचे मेरा ये दिखा तो ये मेरे को पता है 10 आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 जीरो है और इसकी पावर 4 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा इंटू 5/24 इंटू 78, तो मेरा कितना बनेगा 5 से 2 बार काट दूंगा, 6 3 18, 6 चौका 24, और ये आप इसको 2 से काट सकते हो कितनी बार 39 दूना 78, तो कितना आ जाएगा भाई 9 3 27, 3 3 9 और 2 11, 117/4। 117/4 हमारा कोई ऑप्शन में नहीं है, तो या तो कुछ इसकी ये ऑप्शन में दिक्कत है या फिर इसके क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, तो बेसिकली इसका आंसर आपका ये वाला आना चाहिए था भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है भाई। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, देखो एक और चीज मैं बता दूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन में आपने ये निकाला, कहीं आपको ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो एग्जाम हॉल में क्या पैनिक करना स्टार्ट कर दोगे, भाई इजी क्वेश्चन है सोल्व भी करना है। तो आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, कि पहले आपने एक बार सोल्व किया
उसके बाद अगर आंसर नहीं आ रहा तो एक बार और सोल्व कर लो, क्योंकि आपको पता है इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन आपको ये कंफर्म कर लो कि 18 का ही क्यूब है, ये 10 ही आएगा, ये 5/24 ही आएगा, ये तो दिया हुआ ही, और 78 है। तो ये कंफर्म कर लो कि भाई ये जो भी आएगा ना आपका वो पॉइंटों में आएगा, और यहाँ पे कुछ है नहीं। तो मतलब आपने जो किया है वो सही है। आप इसका कुछ भी ऑप्शन आंसर मत लगाओ, ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना, क्योंकि खुद पे भी ये कॉन्फिडेंस रखना होता है भाई एग्जाम हॉल में कि भाई मैंने जो किया है वो सही है। ठीक है, देखो भाई 10 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया इसको सोल्व करना है। जब मैं इसको सोल्व करने जाऊंगा क्या बनेगा, 4x² प्लस 25y² माइनस 5 दूना 10 दूना 20xy प्लस मैं जब इसकी बात करूंगा तो क्या बनेगा भाई 25x² प्लस 4y² प्लस 5 दूना 10 दूना 20xy प्लस a प्लस b, a माइनस बी मतलब a² माइनस b²। ये आपने पढ़ाई होगा भाई, a प्लस बी और a माइनस बी जब होता है तो ये हमारा होता है a² माइनस b²। तो वही चीज हमने यहाँ पे की है। देखो भाई 25y² से 25y² गया, 20xy से 20xy गया, तो बेसिकली आपका क्या बना 4x², 25x² 4x², 4 4 8, 25 और 8 क्या हो जाएगा 33x² प्लस 4y²। तो आपका डी इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है वरुण और आशीष मिलकर एक होल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण प्लस आशीष मिलकर एक होल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है। अगर मैं बात करूं अकेले वरुण की तो वो इसको 7 दिन में पेंट कर सकता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है भाई, एलसीएम लेंगे 21 आ जाएगा, ये 7 और ये 3। ठीक है, मतलब वरुण प्लस ये है आशीष, इनकी एफिशिएंसी 7 है, वरुण की एफिशिएंसी 3 है, तो जो आशीष की एफिशिएंसी आ जाएगी वो कितनी आएगी 7 माइनस 3 बराबर 4। देखो भाई इन दोनों की जब 7 है, वरुण की अकेले की 3 है, तो आशीष की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। हमसे बोला गया आशीष अकेले ऐसे 4 होल को कितने दिन में पेंट करेगा। देखो भाई हमसे बोला गया 21 काम है एक और ये 4, मतलब वरुण अगर सॉरी आशीष अगर अकेला एक होल को पेंट करेगा तो इतना टाइम लेगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 4 है और टोटल वर्क 21 है। हमें ऐसे 4 होल पेंट करवाने, तो मैं 4 से गुणा कर दूंगा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई 21। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो जो दो संपूरक कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। संपूरक कोण अगर हमसे बोल देता पूरक कोण, तो पूरक कोण का योग होता है भाई 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने की है। कई बार एग्जाम हॉल में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब कंफ्यूज होते हैं तो क्या होता है हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, हमें पता है a प्लस बी 180 है और a माइनस बी आपका 28। हमसे पूछा गया स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे भाई, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। 180 में से 28 जाएगा, 152 बचेगा, और उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो हमारा यहाँ पे सीधा सीधा 76 डिग्री आ जाएगा। ये कैसे किया वो भी मैं बता देता हूँ। देखो भाई जब आप एक दूसरे से इनको घटाओगे ना, तो यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2b बराबर आ जाएगा 152, b बराबर आपका 76 आ गया। ये तो ऐसी अप्रोच है। अगर मैं एग्जाम हॉल में जो इसकी अप्रोच होनी चाहिए उसकी बात करूँ, तो भाई मैं इसमें क्या करूँगा, मेरे को पता है दोनों का सम तो 180 होता ही है। 180 माइनस 28/2 मैं सीधा सीधा कर दूंगा, यहाँ से मैं सीधा सीधा 76 सिर्फ एक स्टेप में और 15-20 सेकेंड में इसको कर दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस चाहिए होगी सारी चीज़ों की, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो मैंने कब किया, जब मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी 36 ग्राउंड के साथ एक कोण बनाती है। यह आपकी कोई दीवार है, इसके साथ एक सीढ़ी लगी हुई है, और ये सीढ़ी कोई आपका ए एंगल बना रही है। इस प्रकार है कि tan a बराबर 15/8। हमें क्या दिया गया, हमें दे रखा है tan a बराबर 15/8। tan a मतलब ये वाला एंगल। देखो भाई जब एक राइट एंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में बात करते हैं तो जो tan थीटा होता है वो होता है, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो लाल बटा कक्का हिंदी में, मतलब जो ऊपर वाला है ये हमारा होता है साइन, ये कोस और ये tan। तो tan आपका क्या होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 15, बेस कितना आपका 8। भाई यही है, जो भी हमेशा ध्यान रखना राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल दिया हुआ होता है
उसके सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जो भी एंगल दिया होता है उसके सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर 15 आ जाएगा, बेस आपका 8 आ जाएगा। अब ये देखते ही आपके माइंड में एक ट्रिपलेट आता है 8 15 17। क्या आता है? 8 15 17। मतलब जो ये वाला होगा ये कितना होगा? 17। 8 15 17 हो गया। अब हमसे जो क्वेश्चन में दिया गया है वो देख लेते हैं क्या पूछा गया है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है यदि दीवार से सीडी के शीर्ष की ऊंचाई, यदि दीवार से सीडी के शीर्ष की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई ये है ये कितना है? 30। मतलब 15 की वैल्यू कितनी है? 30। हमसे क्या बोला गया है भाई? तो दीवार से सीडी के पाद की दूरी, दीवार से सीडी के पाद की दूरी मतलब ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो ये कितनी हो जाएगी? देखो भाई ये 15 का 2 गुना 30 था, तो 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा। 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्य का क्रमशः ये और ये है, आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या होगा? इसके लिए देखो भाई आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला इसका होता है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला होता है। हमें मोड कितना दे रखा है? मोड मतलब बहुलक कितना दे रखा है भाई? 28.4 बराबर 3। मीडियन हमें दे रखी है 88। मीडियन मतलब माध्यिका होती है भाई। ठीक है। माइनस 2 इंटू मीन मतलब माध्यम में निकालना है। तो यहाँ से देखो भाई हम करेंगे पहले तो 2 से आप सीधा सीधा काट दो। मैं कैलकुलेशन थोड़ी इजी कर रहा हूँ। 2 से जब आप इसको काटोगे तो ये 14.2 हो जाएगा और ये बराबर इसकी एक और स्टेप हम थोड़ा सा खा जाते हैं। ये हो जाएगा हमारा मीन बराबर 3 इंटू 44। भाई इसको 2 से काटा मैंने, 3 इंटू 44 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 14.2। तो आप जब इसमें से करोगे तो देखो कितना आएगा। जो भी आपका आंसर आएगा उसमें लास्ट में 0.8 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 है तो पॉइंट के बाद में 8 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ये वाली कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो। मैंने क्या डायरेक्ट बताया कि अगर आपके देखो भाई कोई भी 10.2 है, अगर मैं 12 में से इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा? 12 में से मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 8 और ये 1, तो आपका कितना आएगा भाई? 1.8 आएगा। तो बेसिकली अगर इसका यूनिट डिजिट 2 है जो आप घटा रहे हो उसका, तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आएगा पॉइंट में 8 आएगा। ये मैंने कुछ थोड़ी सी समझाने की कोशिश की है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। वो जब आप ये वाला यूनिट डिजिट कंसेप्ट पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर के बराबर है। तो देखो भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सबसे पहले फॉर्मूला आपको आना चाहिए जो होता है 4πr²। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि यहाँ पे आपका व्यास है 98। अगर आपका डायमीटर 98 है तो मेरे से रेडियस की बात करोगे तो 2 का भाग दे दूंगा, मतलब रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी? 14। रेडियस 49 आ जाएगी। मैं यहाँ पे आर की जगह 49 रख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह 49 इंटू 49। 7 से कटा 7 बार। देखो 49 इंटू 7 मतलब 7 का क्यूब कितना होता है? 343। अब ये आपको आना चाहिए सीधा इंटू 22 इंटू 4। ये आपको करना है। देखो भाई अब आप इसको करोगे कितना आएगा? 22 66, 22 88, 88 और 6 आपका 94, 9 22 66, 66 और 9 आपका होता है 75। इसको जब आप 4 से गुना करो कितना आएगा भाई? 6 चौका 24, 4 चौक 16 और 2 18, 8 4 और 5 चौक 20 और 2 22। एक में भाई कितना आया था? 4 चौक 16। ओके। 5 चौक 20 और 1 21, 2 7 चौक 28 और 30, 30 184 आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया फाइंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इनकी हमें क्या निकालनी? मीडियन। तो मीडियन के लिए देखो आपको सबसे पहले एक चीज पता होगी, जब हम मीडियन निकालने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम उनको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। तो जब मैं सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करूंगा और एक और चीज देखूंगा कि टोटल नंबर कितनी है। देखो भाई टोटल नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर 11 टोटल नंबर है और हम इसकी मीडियन निकालनी है तो हमें मीडियन हमेशा बीच का नंबर होता है। बीच का नंबर मतलब 5 संख्याएं इधर होंगी, 5 संख्याएं इधर होंगी, जो बीच में हमारा छठा नंबर होगा वो हमारा मीडियन होगा। बेसिकली मीडियन का मतलब होता है बीच का नंबर क्या है आपका, बस। तो मैंने गिना 11, 11 गिनते ही मेरे को निकालना है बीच का छठा नंबर। तो मैं क्या करूंगा? 6 तक इनको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लूंगा। देखो सबसे पहले हमारा 11 आ जाएगा, सबसे छोटा हमारा 11 है।
11 के बाद में देखूंगा तो मेरा 18 आ जाएगा भाई। 18 के बाद में मैं देखूंगा और कुछ तो हमारा 27 आ जाएगा। 27 के बाद में जब मैं देखूंगा तो मेरा 30 आ जाएगा। 30 के बाद में जब मैं देखूंगा तो 34 और 35, तो मेरा छठा नंबर पे सीधा क्या हो गया 35, तो मेरा 35 आंसर हो जाएगा भाई। मेरे को पूरा करना ही नहीं है, हमें जो निकालना है उस पर फोकस करना है बस। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको पहले पूरे को अरेंज करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि भाई छठे नंबर पे कौन सा है। भाई क्यों हम आगे की मेहनत करें, ठीक है। ये कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से चीजों को हैंडल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बोला गया एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, अगर आपको ये वाला रेशियो प्रपो ये सॉरी ये वाली चीज आती होगी तो क्या होता है 7.5 9.5 9.5 और ये 16 रेशियो एक्स है, तो ये क्या होता है, ये इससे गुणा होता है, मतलब 7.5 इंटू एक्स बराबर ये इससे गुणा होता है 19.5 इंटू 16। हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 19.5 इंटू 16 बटा 7.5। इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये किससे कट रहा है, 15 से 5 बार कट रहा है, ओ सॉरी 15 का ही भाग दे सकते हैं ना भाई इसमें। अच्छा 15 से 5 बार कट रहा है, 15 पर 75 और 15 से 13 बार कटेगा ये ना। कितनी बार कटेगा, 15 के 15, हाँ 15 से 13 बार कटेगा। तो जब हम इसको करेंगे कितना, 16 16 के 16 4 20, 208 बटा 5, 5 चौक 20, 41 पॉइंट समथिंग हमारे पास एक, अच्छा एक और ऑप्शन है भाई, 5 चौक 20, 5 एकम 41.6 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये वाली कैलकुलेशन हमें करनी थी, ये वाला भी इजी क्वेश्चन था, इसमें भी आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। एग्जाम हॉल में बेसिकली इतना कुछ आपको लिखना नहीं होता है, बस आपको ये लिखना होता है एग्जाम हॉल में सीधा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ये है। यहाँ पे बेसिकली इसने टाइम नहीं दे रखा, यहाँ पे था 2 साल के साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। तो 2 साल का जो CI और SI का डिफरेंस होता है वो होता है भाई जो भी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका स्क्वायर अपॉन 100, ये इनका 2 साल का डिफरेंस है, ठीक है। अब ये 2 साल का डिफरेंस है, ये आपको 797 दे रखा है, आपको धनराशि पूछी गई है। बेसिकली ये आपका कितना है 16 2.56%, 2.56% है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है ये, और आपसे 100% की वैल्यू पूछी गई क्योंकि मूलधन तो आपका 100% ही होता है। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा भाई 797, ये वैल्यू है 2.56 की, हमें वैल्यू निकालनी है 100 की। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है कैलकुलेशन, ठीक है। आपको और सब चीजें आती होंगी लेकिन इसका जो मेन रोल है ना वो कैलकुलेशन का है भाई। यहाँ पे जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो क्योंकि एग्जाम हॉल में ऐसी कैलकुलेशन ही तंग करती हैं आपको, जब ऐसी कैलकुलेशन आ जाती हैं तो अच्छे अच्छे आदमी विचलित हो जाते हैं भाई। देखो ये आपका है 797, ये जो डेसिमल है इसको हटाऊंगा 2 जीरो लिखूंगा, मेरे को पता है ये भी 25 है ये भी 25 है, 4 से मैं इसको काटूंगा नीचे सीधा 16 आ जाएगा, तो ये इंटू 25 बटा 16 ये हमें कर देना है। अब देखो ये कैलकुलेशन करना इजी हो गया भाई, कैलकुलेशन करना इजी कैसे हो गया भाई, पहले तो मैं इसको 25 से गुणा कर लूंगा, फिर ये बचे हुए 25 से गुणा कर लूंगा। 25 से गुणा करूँगा कितना आएगा, 25 7 100, 25 की 150, 25 7 175, 25 7 175, 25 नाम 225 और 17 आपका 42 हो गया 200, ठीक है। अब 25 7 175 और 24 आप करोगे तो 199 हो जाएगा। इसको फिर से 25 से गुणा कर लो, 16 का हमें भाग देना ही है। अगर मैं इसको फिर से 25 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 25 25 625, भाई 25 को सीधा 25 से गुणा कर लो, 25 25 625, 25 नाम 225 और 6 31, 25 नाम 225, 225 और 23 आपका 48 हो जाएगा 200, 25 कम 25, 25 और 24 आपका कितना हो जाएगा 49, इसमें भाग देना है 16 का, कितनी बार जाएगा 16 32 16 48, एक बचेगा 31, ठीक है। और फिर आपका बचेगा 2, तो फिर आपका एक आ जाएगा, फिर आपका ऐसे बचेगा 5, 16 32 16 48, ठीक है भाई। तो ये आपका 3113, 3113 आपका ये, अच्छा एक बार और आप दे सकते हो 16 48, फिर 4 बचेगा, फिर ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये बेसिकली आपका ये वाला आंसर हो जाएगा 31 133।
इस वाले क्वेश्चन में जो मेन रोल था वो कैलकुलेशन का था कि आपको कैलकुलेशन किस हिसाब से करनी है। ठीक है भाई, अगला वाला आपका क्वेश्चन है, इसमें बोला गया यदि द्विघात समीकरण ये और ये के दोनों के मूल सार्व हैं, दोनों दोनों मूल बराबर है, दोनों के दोनों मूल बराबर है, इसका मतलब क्या होता है, अगर दोनों के दोनों मूल बराबर है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये चीज आपकी एक होती है। तो यहाँ से a1/a2 और b1/b2 क्या होते हैं, पहले मैं वो आपको समझा देता हूँ। कोई दो इक्वेशन है, a1x² प्लस b1x प्लस c1, दूसरी इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2। अगर इन दोनों के मूल बराबर होते हैं तो हमारा क्या होता है, a1/a2 बराबर में होता है b1/b2 और बराबर में होता है c1/c2, ये हमारा होता है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से बराबर कर दूंगा भाई इनको, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया। a1/a2 की बात करूंगा तो 2 और a2 कितना हो जाएगा 3, 2/3 बराबर b1 हमारा कितना है k, b2 हमारा कितना है 4, हमें k की तो वैल्यू चाहिए, तो k बराबर कितना आ जाएगा भाई 8/3 हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 20 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक डीलर 63,000 रुपए प्रति डायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है। देखो भाई 63,000 रुपए प्रति डायर की दर से दो ड्रायर बेचता है, मतलब दोनों ड्रायर के लिए उसका एसपी सेम है। क्या सेम है, सेलिंग प्राइस, क्योंकि दोनों को सेम प्राइस पे बेचता है, एक पर उसे 5% का लाभ होता है। अब आपको पता है 5% का मतलब 1/20 होता है, मतलब 20 की चीज को कितने में बेच रहा है 21 में, 5% का लाभ होता है। दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है। 30% की हानि का मतलब क्या हुआ, 10 रुपए की चीज को 7 रुपए में बेच रहा है, वो यही होगा भाई 30% की हानि 1/3, ओ सॉरी 30% की हानि मतलब 30/7, 3/7, ओ सॉरी 3/10, मतलब 10 की चीज थी, 3 का लॉस हुआ तो कितने में बेचा 7 में। हमसे ये आपका क्या था सीपी और ये आपका एसपी है। भाई सीपी 20 था, एक के प्रॉफिट पे बेचा 21, सीपी 10 था, 3 के लॉस पे बेचा 7। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया गया वो दिया गया है कि भाई दोनों का क्या बराबर है, एसपी बराबर है। दोनों का एसपी बराबर है तो यहाँ पे दोनों का एसपी बराबर बना देते हैं, ये दोनों का एसपी बराबर बन गया भाई। यहाँ पे एसपी 21 था तो यहाँ पे भी हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 21 हो गया। तो अब ये क्या हुआ, ये जो अब आपका हुआ ये बन गया 30 और ये बन गया 21, भाई ये भी तो 10 से 3 से गुणा होगा, 10 भी तो ये 3 से गुणा हो रहा है, मतलब ये पूरा 3 से गुणा हो रहा है भाई। तो आपका जो टोटल सीपी था 30 और 20 कितना हुआ 50, और टोटल एसपी था कितना हुआ 42। तो बेसिकली आपको लॉस कितने का हुआ 8 का। तो 50 पे 8 का लॉस हो रहा है तो 100 पे कितने का होगा, तो आप बोल दोगे जी 16% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन हमें निकालना है, कैलकुलेशन है बेसिक। तो हम क्या करते हैं, सीधा यहाँ से पहले 16 एलसीएम ले लेते हैं। ये हमारा कितना आ जाएगा 3 दूना 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 दूना 4 माइनस 16 दूना 32। तो 5 और 4 9 और 2 11 और 6 17, 17 में से 13 जाएगा तो -15/16 आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो भाई बहुत रिपीटेड क्वेश्चन भी है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है टीसीएस ने। आपका सीजीएल 2018 प्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप सोच लो सीजीएल 2018 प्री, अभी सीजीएल 2025 चल रहा है, 7 एग्जाम टीसीएस ने कंडक्ट करवा लिया, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। ठीक है, देखो इसमें हमसे बोला गया है जब 30, 15, 21 और 11 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो इसका एक फिक्स फॉर्मेट है जो मैं बता दे रहा हूं, 30, 15 आपको लिख लेना है, इधर आपको 21 और 11 लिख लेना है। इन दोनों का डिफरेंस करना है, कितना आएगा 15, इन दोनों का डिफरेंस कितना करना है, कितना आएगा 10। जब मैं इसको काटूंगा तो ये 5 से कटेगा 3 बार, ये 5 से कटेगा 2 बार। अब आपको क्या करना है भाई, ये इनके साथ x है, कोई जो x आप घटा रहे हो ना इनके साथ है, तो यहां से आपका 3x माइनस 2x बराबर होगा 3 इंटू 21 माइनस 2 इंटू 30, ये होगा। तो यहाँ से बेसिकली आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी 63 माइनस 30 दूना 60 बराबर 3। ये इसका फिक्स फॉर्मेट है, इस 3 को आपको इस 21 से गुणा करना है, इस 2 को आपको इस 30 से गुणा करना है। ठीक है भाई, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमसे बेसिकली जो पूछा गया है वो पूछा गया है ये वाली चीज,
ये वाली चीज। इसमें एक और चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 9x है भैया, आपका कितना है 9x। ओके, तो आपका ये क्या होगा, देखो भाई 6x, मतलब y की वैल्यू पूछी गई तो आपको पता है वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6x इंटू 9x-9, ये होना चाहिए। तो वाई स्क्वायर बराबर 6x, मतलब 6 इंटू 3 18, और 9x मतलब 9 3 27 -9, तो वाई स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया 18 इंटू 18, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका 18। ये वाली चीज होगी भाई आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 135 है, तो सबसे पहले तुम देखो एक चीज बताते कि हमें पता है जो संख्याओं का गुणनफल है, अगर आपकी दो संख्याएं ए इंटू बी है तो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो सबसे पहले तो हम संख्याएं निकालते हैं भाई, ए बी। ए हम मान लेते हैं 5x हमारी, बी हमारी 3x है, क्योंकि इनका रेशियो तो दे ही रखा है, बराबर होगा 135, दे रखा है ना, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ही है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ गया, एक्स बराबर हमारा यहाँ से 3 आ गया। तो जो संख्याएं हैं, ए बराबर कितना होगा भाई 5 इंटू 3 15, बी बराबर होगा हमारा 3 इंटू 3 बराबर 9। अगर मैं बात करूं यहाँ से इनके एलसीएम की, तो एलसीएम तो इनका यहाँ से 45 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। देखो भाई एचसीएफ एलसीएम बेसिक चीज है, ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको निकालना आता होगा। हमसे पूछा गया है उनके एलसीएम एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल। देखो भाई एलसीएम एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग मतलब एलसीएम बटा 1 बटा एचसीएफ, यही पूछा गया है बेसिकली। अब यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा एलसीएम प्लस एचसीएफ बटा एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही हमारा होगा भाई। एलसीएम प्लस एचसीएफ में करूंगा तो 45 प्लस 3, और एलसीएम इंटू एचसीएफ हमारा 135 दे रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई सीधा सीधा 48 बटा 135 मतलब 16 बटा 45। अब ये तो मैंने आपको इसको बिल्कुल बेसिक से समझा है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में मेरे को इसको डील करना होगा तो मैं क्या करूंगा, एग्जाम हॉल में मेरे को इसको डील करना होगा ना, तो मेरे को देखते एक चीज पता लग जाएगी कि हमसे पूछा गया एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल। किसी भी चीज के व्युत्क्रमों का योगफल होता है ए प्लस बी बटा ए इंटू बी, मतलब नीचे ए इंटू बी आना है, मतलब नीचे एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन आना है, मतलब नीचे हमारा 135 आना है। अब यहाँ पे देखो 135 का मल्टीपल ऑप्शन में कौन सा है नीचा, एक या 45, तो हम सीधे सीधे ये वाला ऑप्शन टिक कर देते देख के, हमें ये कुछ भी रामायण लिखने की जरूरत थी नहीं यहाँ पे, ठीक है भाई। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण, देखो मैं बेसिक आपको बता चुका ऊपर सेम क्वेश्चन में, हमसे बोला गया बड़ा कोण छोटे कोण से 50% अधिक है, तो छोटा कोण क्या होगा, 180 में से 50 घटा के 2 का भाग दे दो, 65 डिग्री हमारा सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा भाई, जो छोटी है, जैसे आपका आरआरबी का एग्जाम है, इस एग्जाम के लिए आपको ज्योमेट्री का जो टारगेट सेगमेंट है वो बेसिक, आपको अपने बेसिक मजबूत करने, बेसिक मतलब जो 6 to 10th लेवल की मैथमेटिक्स आती है उनमें जो बेसिक चीजें होती हैं वो आपको मजबूत करनी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। अगला क्वेश्चन है, यदि ईश्वर नाव से धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में मतलब x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई क्या होता है भाई, जब आप धारा की विपरीत दिशा में जाते हो तो आपकी स्पीड अगर x है और धारा की स्पीड अगर y है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है। क्यों, क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हो, तो अगर आप इधर चल रहे हो धारा इधर चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई हो जाएगी। तो x माइनस वाई बराबर कितना है भाई, यहाँ पे धारा की विपरीत दिशा में x माइनस वाई बराबर है 721 बटा 42, ठीक है। दूसरा आपका बोला गया है, और धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 721 बटा 15, ये हो जाएगा। हमें धारा की चाल निकालनी है, धारा की चाल मतलब y हमें निकालना है, तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, दोनों को घटा देंगे, दोनों को जब मैं घटाऊंगा तो क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, और यहाँ पे हमारा 2y बराबर कितना आ जाएगा भाई, 2y बराबर 721 बटा 15 माइनस 721 बटा 42, ये आ जाएगा, ये हमें सोल्व करना है भाई, बराबर 2y
बराबर 721 में एक बारी के लिए यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, ये मेरा 1/15 माइनस 1/42 बनेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा भाई, y बराबर 721/2 इंटू 15 और 42 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा भाई, 15 इंटू 14 होगा, 15 इंटू 14 मतलब आपका कितना हो जाएगा 210। 210 आपका एलसीएम हो गया। 15 में 210 का भाग दिया कितनी बार गया, 14 बार। और 42 का कितना गुना भाई, 21 दूना 5 बार, ये इसका आ जाएगा भाई। ठीक है, 14 माइनस 5 मतलब 9। तो बेसिकली जो आपको अभी कैलकुलेशन करनी है वो करनी है 721 इंटू 9/2 इंटू 210। तो देखो ये आपका 7 से कटेगा 3 बार, ये आपका 7 से कटेगा 103, 3 से 3 बार कटेगा तो बेसिकली क्या बना 309/20। इसमें आप 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा भाई 15.45 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन है ये वाला भी, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी थी, कंसेप्ट आपका इजी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी। कितने विद्यार्थी थे टोटल, 30 ने एक परीक्षा दी। 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है। 12 का एवरेज कितना है भाई 60, और बाकी मतलब कितने बचे, 18 बचे। 18 का एवरेज कितना है 62। तो कक्षा का औसत कितना है, देखो भाई डेविएशन से कर लेते हैं। 60 तो हमारे पास सही है, इसके पास कितना ज्यादा है 2, कितने लोगों के पास 18 के पास, किन में बटेगा 30, बस यहाँ से करेंगे 3 से 6 बार कट जाएगा, 6 दूना 12 1.2 मतलब 61.2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं भाई, जो छोटी वाली टर्म है वो रख लेते हैं। देखो ये इससे कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 2 कितने लोगों के पास ज्यादा है, 18 लोगों के पास 2 ज्यादा है। तो ये जो 2 18 लोगों के पास ज्यादा है ये इन सब 30 लोगों में बढ़ जाएगा, इन सब 30 लोगों में बढ़ जाएगा। तो ये हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। ये तो मैंने डेविएशन से बता दिया, बाकी आप इसको बेसिक अप्रोच से तो कर ही सकते हो भाई अपने से। बेसिक अप्रोच से कैसे करोगे, 12 इंटू 60 प्लस 18 इंटू 62 और इसमें 30 का भाग दे दो। बेसिक अप्रोच से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको जैसे भी आपको सुटेबल हो वैसे कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भरता है। ठीक है भाई, ए एक पाइप है जो एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 20 मिनट में खाली करता है। बी आपका 20 मिनट में खाली कर रहा है। जब मैं दोनों का एलसीएम लूंगा 180 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। ठीक है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी खोला जाता है। मतलब 6 मिनट तक अकेला ए काम किया, तो ए का 6 मिनट का काम कितना हो गया भाई 10 इंटू 6 बराबर 60। टोटल काम कितना था 180। 180 में से कितना काम हो चुका है 60, मतलब कितना काम बच रहा है 120। आगे हमसे बोला गया है इसके बाद पाइप बी भी खोल दिया जाता है, कितने समय में टैंक पूरी तरह से शेष टैंक पूरी तरीके से भर जाएगा। देखो शेष टैंक कितना बचा भाई 120। 120 टैंक जब दोनों पाइप चल रहे हैं तो कितने टाइम में भर जाएगा। देखो भाई ए की एफिशिएंसी 10 है, मतलब ये 10 पानी डाल रहे हैं तो बी 9 पानी निकाल रहे हैं, मतलब 1 घंटे में कितना काम हो रहा है 1 मिनट में कितना काम हो रहा है 1, क्योंकि 1 मिनट में अगर 10 ये डाल रहा है तो 9 निकाल दे रहा है ये, तो 1 मिनट में एक काम हो रहा है, तो 120 काम कितने मिनट में होगा 120 मिनट में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई 120 मिनट। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे पूछा जाता है कि टोटल काम कितना टाइम में कंप्लीट हुआ तो आप बोलोगे कि 120 तो ये और 6 मिनट जो पहले लगे थे वो, तो हम 126 कर देते हैं। कई बार क्या होता है इसमें अगर यहाँ पे 126 होता तो 126 टिक कर देते भाई, 120 प्लस 6 126 टिक कर देते हैं। और अगर मान लो यहाँ पे 126 पूछा होता तो कई बार हम गलती से 120 टिक कर देते हैं कि भाई शेष टैंक पूछा होगा। तो एक कुछ चीजें जहां पे आपकी सिली मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन में यदि x और 338 के बीच का मध्य अनुपात ये है, मतलब x और 338 के बीच का जो मध्य अनुपात है वो ये है, तो x का मान याद कीजिए भाई 260 इंटू 260 होगा ही, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 260 इंटू 260/338। ये तो आपको पता होगा भाई मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से देखो 26 से कट रहा होगा सीधा सीधा, 26 से कम 26, 26 दूना 52, 26 78, 13 दूना 26, 200 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन में
वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतनी हो जाती है। मतलब 1200 पे आपको कितना ब्याज मिल रहा है, 1080। भाई 1200 था, 2280 हुआ, मतलब कितना ब्याज मिला, 1080। कितने पे मिला, 1200 पे मिला। कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिला, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिला। तो टाइम आप यहाँ से निकाल लोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 12 नारी 108, 90/4 आप कर दोगे, 90 का आधा 45 का आधा 22.5 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। सीधा सा सवाल है भाई। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे। तो 1 रुपए में 7 नींबू उसने खरीदे, 75% का लाभ जाता है। 75% का लाभ मतलब ये इसका सीपी हो गया, इस पे 75% का लाभ मतलब इसका 175%। 175 में 25 7 175, 25 चौक 100, तो 7 से 7 कट जाएगा, मतलब 1/4 आ गया। मतलब 1 रुपए में कितने नींबू बेचने पड़ेंगे, 4। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आज हमने जो हमारा पहला पेपर था वो सोल्व किया है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने यहाँ पे आपको कुछ नई चीजें सिखाई होंगी, और हम धीरे धीरे, देखो सिखाने को मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, और मैं वो सारी चीजें एक पेपर में आपको नहीं सिखा सकता। तो मैं ट्राई करूंगा कि धीरे धीरे आपको पेपर सोल्व करवा रहा हूँ उसमें आपको कुछ ना कुछ चीजें सिखाता रहूँ, और आप अपनी एक अलग नोटबुक बना सकते हो, वहां पे चीजें नोट डाउन कर लो कि क्या क्या आपने यहाँ से सीखा है, और उनका रिवीजन करो। अदरवाइज क्या होगा, आप सिर्फ ये वीडियोस देख रहे हो और इनको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप चीजों को सीख कर इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक वो आपका लॉस ऑफ टाइम माना जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आप प्लीज अपनी एक नोटबुक बनाओ, वहां पर जो भी आपको लर्निंग यहाँ से मिली है वो लिखो, उनका रिवीजन करो और उनको एग्जाम हॉल में इंप्लीमेंट करने का ट्राई करो। अदरवाइज आप अगर सिर्फ वीडियो देख के जा रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है भाई। ठीक है। अब हम कल दूसरा पेपर डिस्कस करेंगे, इसी के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया पेपर। ठीक है।